अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से रॉन्गफुल और अनफेयर डिसमिसल क्या होता है। सबसे पहले हम नोटिस पीरियड्स की बात कर लेते हैं कि नोटिस पीरियड क्या होता है। तो नोटिस पीरियड ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकालना हो तो कितने दिन पहले नोटिस करो उसको बताना है, तो ये नोटिस पीरियड कहलाता है। ठीक है। और सिमिलरली अगर एक एम्प्लॉय ने रिजाइन करना हो, उसको कितने टाइम पहले एम्प्लॉयर को नोटिस करना चाहिए, वो भी नोटिस पीरियड कहलाता है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि मिनिमम नोटिस पीरियड क्या होना चाहिए। तो अगर तो नोटिस पीरियड एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड नहीं है, यानी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसमें आपने एक्सप्रेसली दोनों पार्टीज ने एग्री नहीं किया था कि ये नोटिस पीरियड होना चाहिए, तो फिर इंप्लॉयमेंट राइट एक्ट जो है कुछ ऐसे जो है ना मिनिमम नोटिस पीरियड इम्पोज करती है। अगर तो एम्प्लॉयर ने नोटिस पीरियड देना है तो फिर वो कितना पीरियड होना चाहिए। अगर तो बंदा जो है वो 1 महीने से लेके 2 साल तक आपका एम्प्लॉय था, तो एटलीस्ट आपको उससे 7 दिन पहले नोटिस करना है, नोटिस देना है। ठीक है, कि मैं आपको इसका जॉब से निकाल दूं। उसके बाद अगर 2 to 12 ईयर्स यानी कि 2 साल से लेके 12 साल तक उस बंदे ने आपके पास जॉब की, तो नोटिस पीरियड जो है वो होगा 1 वीक पर कंप्लीट ईयर, यानी कि 1 साल के हिसाब से 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 4 साल 2 साल टोटल उसने 4 साल आपके पास काम किया है, तो 4 वीक्स जो है ना बेसिकली उसका नोटिस पीरियड होगा। सही है। यानी कि 2 to 12 के दरमियान जितने भी ईयर उसने काम किए हैं पर ईयर पर वीक आपने उससे एडवांस आपने उसको नोटिस करना है। और 12 ईयर्स प्लस अगर उसकी इंप्लॉयमेंट थी आपके पास, 12 साल से ज्यादा उसने आपके पास काम किया, तो आपको 12 वीक्स का उसे नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कि हम आपको जॉब से निकाल दें। ये तो हो गया एम्प्लॉयर के केस में। एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, एन एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 4 वीक्स कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट मस्ट गिव हिज एम्प्लॉयर एटलीस्ट 1 वीक्स नोटिस ऑफ हिज टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एक एम्प्लॉय जो है अगर वो उसने 4 हफ्ते एटलीस्ट किसी जगह पे काम किया हुआ है, तो उसे 1 हफ्ते का नोटिस जो है वो देना है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने से पहले। ठीक है। क्लियर है ये नोटिस पीरियड। जी जी। सही है। कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होगा कि विदाउट एनी ब्रेक। अब हम चलते हैं फाइनली डिसमिसल की तरफ। पहला डिसमिसल क्लेम जो है वो रॉन्गफुल डिसमिसल है। अब रॉन्गफुल डिसमिसल क्या होता है, क्लेम फॉर रॉन्गफुल डिसमिसल इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉमन लॉ एक एक्शन है रॉन्गफुल डिसमिसल का। और ये क्लेम जो है इम्प्लॉई और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दोनों कर सकते हैं। अनफेयर डिसमिसल सिर्फ इम्प्लॉई कर सकता है, लेकिन रॉन्गफुल का क्लेम इम्प्लॉई और सेल्फ इम्प्लॉय दोनों कर सकते हैं। द यूजुअल रूल्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल अप्लाई। वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स इस पे यूजुअली अप्लाई होंगे कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो जो भी वहां से कंपनसेशन डैमेजेस वगैरह जो भी होगी उस हिसाब से मिलेगी। अब रॉन्गफुल डिसमिसल कब होता है, रॉन्गफुल डिसमिसल तब अराइज होता है जब इंप्लॉयर जो है अपना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे विदाउट गिविंग प्रॉपर नोटिस। कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को निकाल दे जॉब से नोटिस दिए बगैर, या उसकी फिक्स टर्म के दौरान उसे निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, तो 1 साल अभी गुजरा तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो हम कहेंगे कि रॉन्गफुल डिसमिसल हुआ है। या अगर विदाउट नोटिस भी, प्रॉपर नोटिस दिए बगैर भी उसको निकाल दिया, तो वो भी रॉन्गफुल डिसमिसल में आएगा। अब डिसमिसल विदाउट नोटिस, फर्दर उसने बताया हुआ कि सिर्फ अगर विदाउट नोटिस उसने डिसमिसल किया है। विदाउट नोटिस का मतलब ये है कि उसने एट द स्पॉट आपको सैक कर दिया, निकाल दिया, फायर कर दिया, सैक ऑन स्पॉट, उसको आप समरी डिसमिसल बोलते हो। ठीक है। ये भी रॉन्गफुल डिसमिसल की एक टाइप होती है। समरी डिसमिसल इज यूजुअली रॉन्गफुल डिसमिसल। समरी डिसमिसल को भी हम रॉन्गफुल डिसमिसल ही कहेंगे, इसकी टाइप है, लेकिन इन सिचुएशन में वो रॉन्गफुल नहीं होगा। नंबर वन, waives their right or summary dismissal is usually wrongful dismissal unless the employee waive का मतलब है छूट दे देना, their rights और accept payment in lieu of notice। अब इन दो चीजों का क्या मतलब है। समरी डिसमिसल वैसे तो रॉन्गफुल डिसमिसल है कि आपने रॉन्गफुल इंप्लॉय को निकाला है, लेकिन अगर इंप्लॉय खुद कहता है कि ठीक है सही है मैं वैसे भी जाना चाहता था आपने निकाल दिया, तो फिर जो है ये समरी डिसमिसल रॉन्गफुल डिसमिसल नहीं होगा। ठीक है। ये क्लियर है, पहली चीज वेव दे राइट। दोबारा रिपीट कीजिएगा। समरी डिसमिसल जो है वो रॉन्गफुल डिसमिसल होता है, यहां तक क्लियर है। जी। अब समरी डिसमिसल रॉन्गफुल डिसमिसल कब नहीं होगा, ठीक है। उसने लिखा हुआ है कि यूजली रॉन्गफुल डिसमिसल के, वैसे नॉर्मली तो रॉन्गफुल डिसमिसल होगा अनलेस द एम्प्लॉय, लेकिन अगर ये एम्प्लॉय काम कर दे तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है। रॉन्गफुल डिसमिसल आप उसको नहीं कहोगे। पहला, एम्प्लॉय खुद ही छूट दे दे, यानी कि खुद ही बोल दे कि ठीक है आपने मुझे मतलब फायर कर दिया तो ओके नो इशू, ठीक है, मैं भी जॉब छोड़ना चाहता था तो कोई रॉन्गफुल डिसमिसल का क्लेम मैं नहीं करूंगा, यानी कि उसने वेव ऑफ कर दिया आपको। ठीक है। वेव द राइट्स का ये मतलब है। क्लियर है। जी जी।
सेकंड है एक्सेप्ट पेमेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस। अब इसका क्या मतलब है इन ल्यू ऑफ नोटिस? कि एम्प्लॉय आपसे कहे चलो आपने मुझे सैक कर दिया है, लेकिन आपको मुझे एटलीस्ट नोटिस पीरियड तो देना था, ठीक है, आपने मुझे नोटिस पीरियड देना था, आपने मुझे वो नोटिस पीरियड नहीं दिया। तो आप अगर जो नोटिस पीरियड के दौरान मेरे पैसे बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते नोटिस पीरियड था, 2 हफ्ते की जो मेरी पे है आप वो मुझे पे ऑफ कर दें, दैट्स इट, तो फिर भी वो रॉन्गफुल डिसमिसल का क्लेम नहीं करेगा एम्प्लॉय। सही है, फिर उस सिचुएशन में भी वो रॉन्गफुल डिसमिसल नहीं कहलाएगा, सबमिट डिसमिसल। ये सेकंड पॉइंट क्लियर है, पेमेंट इन ड्यू ऑफ नोटिस। जी जी। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर इंप्लॉई रेप्यूडेट्स, रेप्यूडेट्स का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है खुद, यानी कि अगर तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायर कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है, तो वो तो समरी डिसमिसल कहलाता है। लेकिन समरी डिसमिसल रॉन्गफुल नहीं होगा अगर एम्प्लॉय ने खुद कुछ ऐसी हरकत की हो कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयर मजबूर हुआ, ठीक है, तो फिर उसको आप रॉन्गफुल डिसमिसल नहीं बोलोगे। जैसे कि उसने रिफ्यूज कर दिया अपने एम्प्लॉयर के रीजनेबल ऑर्डर्स को मानना, ठीक है, उसने जो स्किल जिस वजह से उसको हायर किया हुआ था वो उसने शो अप नहीं की, ठीक है, वो उसने फॉर एग्जांपल फेक डिग्रीज बना के एक प्रोफेशनल काम कर दिया, लेकिन बाद में वो उससे वो चीज हो ही नहीं रही, जॉब हो ही नहीं रही जिस जॉब के लिए हायर किया गया। तो तब अगर उसे एम्प्लॉयर फायर कर देता है, समरीली डिसमिस कर देता है, तो तब वो रॉन्गफुल डिसमिसल नहीं बोल सकता, ऐसे क्लेम नहीं कर सकता। कोई सीरियस नेग्लिजेंस उसने कर दिया, ठीक है, कुछ सीरियस नेग्लिजेंस केयरलेसनेस की है, तो फिर भी एम्प्लॉयर उसको निकाल सकता है। या उसने ड्यूटी ऑफ गुड फेथ को ब्रीच किया है कि ऑनेस्ट के साथ, ट्रस्ट के साथ उसे काम करना था, उसने नहीं किया, फ्रॉड किया है, तो फिर भी इंप्लॉयर जो है उसे एट द मोमेंट निकाल सकता है, वो रॉन्गफुल डिसमिसल का क्लेम नहीं करेगा। क्लियर है? जी जी। समरी डिसमिसल यूजली रॉन्गफुल डिसमिसल होता है, लेकिन अगर ये सिचुएशन हुई तो तब वो उसको आप रॉन्गफुल डिसमिसल नहीं कहेंगे। इसके बाद रेमेडीज क्या होती है रॉन्गफुल डिसमिसल की? तो वही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो रेमेडीज, वही डैमेजेस वगैरह होती हैं, कंपनसेशन होती है। तो अब जिसको रॉन्गफुल डिसमिसल, अगर वो जिसको लगता है कि रॉन्गफुल डिसमिस मुझे किया गया, तो वो सू कर सकता है काउंटी कोर्ट में अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है, या हाई कोर्ट में डैमेजेस के लिए। और क्लेम का जो पीरियड होता है वो 6 ईयर्स होता है, यानी कि विद इन 6 ईयर्स वो क्लेम कर सकता है कि यार इसने मुझे रॉन्गफुल डिसमिस किया था डिसमिसल के बाद। और उसके अलावा दूसरा तरीका, हमने चैप्टर 1 में एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल की बात की थी, तो वो अपना क्लेम जो है वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में भी ला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में उसे क्लेम लाना है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर, जिस जिस दिन उसको निकाला गया है उससे 3 महीने के अंदर अंदर वो क्लेम ब्रिंग अप कर रहे हैं, और जो अमाउंट वो क्लेम कर रहा है वो 25,000 पाउंड से कम की होनी चाहिए, फिर जो है वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अदरवाइज उसे जो है वो काउंटी कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्लियर है? रेमिडीज। क्लियर है। तो फिर में लोग डिस्मिस थोड़ा सोच समझ के करते हैं। आवाज आपकी थोड़ी कट की थी, क्या पूछने? मैं कह रहा हूँ यूके में फिर लोग डिसमिस भी बड़ा सोच समझ के करते होंगे एम्प्लॉयर्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली फिर उनको जाहिर सी बात है कंपनसेशन और सारा मसला देखना पड़ता है। अब मूव करते हैं सेकंड डिसमिसल पे, जो था अनफेयर डिसमिसल, ठीक है। रॉन्गफुल डिसमिसल मैंने आपसे कहा था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे होते हैं वो भी क्लेम इसका कर सकते हैं, और एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। लेकिन जो अनफेयर डिसमिसल है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है। तो अनफेयर डिसमिसल सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज का क्लेम ब्रिंग अप कर सकता है। अनफेयर डिसमिसल होता क्या है? जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे विदाउट जस्टिफाइबल रीजन। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या 5 जस्टिफाइबल रीजन है, लेकिन अभी के लिए जैसा आपने ये देखना है कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे कोई जस्टिफाइबल रीजन दिए बगैर, तो हम कहेंगे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या किया है? अनफेयर डिसमिस किया, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है वो देख लेते हैं कि कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, फिर अभी हम रीजंस भी आगे जाके पढ़ेंगे क्या रीजंस है जस्टिफाइबल। प्रोसीजर क्या होता है अनफेयर डिसमिसल का, तो देखते हैं। पहले तो अनफेयर डिसमिसल बेसिकली वो बंदा जो कि एक जगह पे कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉयड हो 2 साल के लिए, उसी के लिए होता है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि रेगुलर काम करता हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर तो पेटर्निटी या मेटर्निटी लीव्स आ गई है ना, तो वो फिर काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो लीव्स थोड़ी ज्यादा होती है, 2 महीने या ऐसे। तो उसको आपने एक्सक्लूड नहीं करना, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने मेटर्निटी लीव ली हुई है, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉयड नहीं था, ठीक है। अगर वो लीव्स ली है स्टिल वो कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉय होगा। तो पहली तो रीजन यही शर्त है कि अनफिट डिसमिस कौन सा बंदा होगा? जो कि एटलीस्ट जो है 2 साल तक एक एम्प्लॉय एक कंपनी में जो है वो काम करता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा
कि जो एम्प्लॉई है उसने मस्ट सर्व ग्रीवेंस नोटिस ऑन एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय निकला है तो उसको ग्रीवेंस नोटिस जो है, यानी कि ग्रीवेंस का मतलब अभी हमने पढ़ा था कल प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, कि जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने वो प्रॉब्लम को एम्प्लॉयर को बताना है, ठीक है, ग्रीवेंस नोटिस देना है कि ये प्रॉब्लम अराइज हुई कि आपने अनफेयर डिसमिस मुझे क्यों किया है। जो भी उसकी अपनी तरफ से शिकायत है वो एम्प्लॉयर को बतानी है, ठीक है। फिर तीसरा काम, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में 3 महीने के अंदर अंदर क्लेम करना है, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर क्लेम करना है कि उसको क्या किया गया है, अनफेयर डिसमिस्ड किया गया है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को जो है यही प्रूव करना है कि उसको अनफेयर डिसमिस किया गया है, और एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना है कि इसको अनफेयर डिसमिस नहीं किया गया, बल्कि जो स्टैचुरी रीजंस हैं, जो फेयर रीजंस हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या है, उनके तहत मैंने किया है, अनफेयर डिसमिस नहीं किया, ठीक है। तो एम्प्लॉय को क्या प्रूव करना है कि मुझे निकाला गया, अनफेयर डिसमिस किया गया। एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना है कि मैंने जो इसको डिसमिस किया है वो फेयर रीजंस के तहत किया, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल जो है वो देखेगा कि क्या एम्प्लॉयर ने रीजनेबली एक्ट किया या नहीं किया। अगर तो एम्प्लॉयर ने जस्टिफाइबल रीजंस के थ्रू से निकाला है, रीजनेबली एक्ट किया, तो फिर तो एम्प्लॉयर का कोई कसूर नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी एम्प्लॉय को। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अनफेयर फाउंड हो गया तो फिर जो इनोसेंट पार्टी है यानी कि एम्प्लॉय है उसको उसको रीइंस्टेट का मतलब है कि दोबारा वही जॉब उसको कंटिन्यू करवानी पड़ेगी। री इंगेज का मतलब है कि उसी तरह की कोई और जॉब उसको देनी पड़ेगी, या फिर उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर स्टेप है जिसके थ्रू आपका डिसाइड होता है अनफिट डिसमिसल। इसमें कोई क्वेश्चन, ये देखते हैं। ये क्लियर है। सही है। बाकी ये लिखा हुआ है कि द रिक्वायरमेंट टू बी कंटिन्यूअसली एम्प्लॉयड फॉर 2 years इज फॉर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच स्टार्टेड ऑन और आफ्टर 6 अप्रैल। ये 6 अप्रैल 2012 के बाद से जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए ये शर्त होनी चाहिए 2 साल वाली। उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए क्वालिफाइंग पीरियड 1 year था। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, मतलब ये एक्सपेक्ट ना करें एग्जाम में टेस्ट होगा। ये जो कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट है, अगर 2012 से पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब ऑब्वियसली 2022-23 है तो वो तो टेस्ट नहीं करेगा। उसके लिए कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट पीरियड 1 year हुआ करता था। 2012 के बाद जाके जो है ना वो आपका 2 year हो गया था। तो ये था अनफेयर डिसमिसल। अब जो स्टैचुरी 5 रीजंस हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर ये कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल पे आते हैं कि क्या 5 रीजंस हैं, ठीक है। तो ये 5 रीजंस है कि इन रीजंस के तहत इंप्लॉयर जो है वो आपको निकाल सकता है, ठीक है। और एक चीज आपने याद रखनी है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, डिसमिसल फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेयर। ये फेयर रीजन है अनलेस द एम्प्लॉयर एक्टेड अनरीजनेबली इन डिसमिसिंग फॉर द रीजन गिवन। ये 5 तो फेयर रीजंस हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने रीजनेबली एक्ट नहीं किया हुआ तो फिर भी, अगर ये 5 रीजन हुए भी लेकिन एम्प्लॉयर ने रीजनेबली एक्ट ना किया हुआ, तो वो आपको डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है। इस पे भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट आप ये 5 को देख लेंगे क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, केपेबिलिटीज क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया कि यार इसने मास्टर्स किया हुआ है अकाउंट्स में या फाइनेंस। ये रीजन कौन से हैं स्टैट्यूटरी फेयर रीजंस फॉर डिसमिसल? ये वो रीजन है कि जिनके तहत आप अनफेयर अनफेयर डिसमिसल जो है वो जस्टिफाइबल होगा। ये वो रीजन है कि अगर ये रीजन हुए तो आप अनफेयर आप डिसमिस कर सकते हो, एम्प्लॉयर कर सकता है, उस पर कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये अनफेयर डिसमिसल के जस्टिफाइबल रीजन है। जी जी। पहला जस्टिफाइबल रीजन ये है कि अगर तो एम्प्लॉय के पास कैपेबिलिटी नहीं थी या क्वालिफिकेशन उसकी नहीं थी। फॉर एग्जांपल, वही वाली एग्जांपल है कि आप एक बंदे ने एक एम्प्लॉय को हायर किया गया जिसने मास्टर्स किया हुआ है किसी रेलिवेंट फील्ड में, जब आपने उसको जॉब में रखा तो बेसिकली मतलब वो केपेबल ही नहीं था वो काम करने को, उसको तो करना ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो या तो उसकी क्वालिफिकेशन उसने आपको फेक शो कराई हो, ठीक है। तो अगर ऐसा मसला हो जाए तो आप उसको डिसमिस कर सकते हो, वो अनफेयर डिसमिसल नहीं होगा। इम्प्लॉय का कंडक्ट अच्छा नहीं था, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, या ऑन जॉब भी जो है उसको कंडक्ट अच्छा नहीं था, तो आप उसको निकाल सकते हो। अगर आपने उसको रिडेंडेंट कर दिया, वो भी हम पढ़ेंगे रिडेंडेंसी में, ठीक है। कॉन्टिन्यूएड एम्प्लॉयमेंट वुड कॉन्ट्रावीन स्टैचू। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है ब्रेक, कि अगर आप उसकी एम्प्लॉयमेंट को जारी रखते हैं तो आप लॉ तोड़ रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात है। अब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है जिसने कत्ल किया हुआ है, ठीक है, उस पर कत्ल का केस चल रहा है। अब क्या आप उस एम्प्लॉय को अपने कंपनी में रखोगे? नहीं रखोगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी आप उसको डिसमिस कर सकते हो, ठीक है। या इसके अलावा कोई और ऐसा मेजर रीजन हो कि जो एक जस्टिफाइबल हो, तो आप उसके तहत भी उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 5 फेयर रीजंस हैं जिनके तहत आप डिसमिस कर सकते हो, जो हमने यहाँ पर देखे थे कि एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना है कि मैंने इन 5 रीजंस के तहत उसको डिसमिस किया, ठीक है। और ये भी प्रूव करना है एम्प्लॉयर ने कि उसने रीजनेबली एक्ट किया।
रीजनेबल एक्ट में भी क्या होता है वो मैं आपको भी आगे रीजनेबलनेस में बताऊंगा, लेकिन ये से इससे लिंक थी ये 5 चीजें, इसलिए मैंने अभी आपको बता दी। क्लियर है यहाँ तक? जी जी। बाकी और डिसमिसल के टाइप्स क्या हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉयर ने विद और विदाउट नोटिस। अभी विदाउट नोटिस अगर होता है तो वो रॉन्गफुल डिसमिसल कहलाता है, ठीक है। विद नोटिस भी हो तो वो डिसमिसल होगा नॉर्मल। फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ था, आप 1 साल का आपके और मेरे दरमियान, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो बस आप डिसमिस हो गए, ठीक है। रिन्यू आपने नहीं करवाया तो डिसमिस हो गए। और एक और होता है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। अब ये जो है ना, ये समझने की चीज है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल जो है डिसमिसल की टाइप है। इसमें ये होता है कि इंप्लॉयर इंप्लॉय को नहीं निकालता, लेकिन इंप्लॉय जो है वो खुद रिजाइन कर देता है। इंप्लॉय जो है वो खुद रिजाइन कर देता है। क्यों रिजाइन करता है? क्योंकि वो इंप्लॉयर के कंडक्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। विदाउट नोटिस, कोई नोटिस उसको सर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक इंप्लॉय जो है वो खुद रिजाइन कर दे क्योंकि वो एम्प्लॉयर के कंडक्ट से खुश नहीं है, तो ऐसे टाइप ऑफ डिसमिसल को आप क्या कहते हो? कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहते हो। क्लियर है? जी जी। अब कंडक्ट की वजह से क्यों छोड़ सकता है? फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर जो है उसको वर्क प्लेस पे हैरेस करता है, बुली करता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर उसको तनख्वाह नहीं देता या उसको कम तनख्वाह देता है। फॉर एग्जांपल उसको किसी और वजह विदाउट एनी रीजन उसको डिमोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयर की कॉमन लॉ ड्यूटी हमने पढ़ी थी कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है, वो नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर के कंडक्ट से नाखुश होके एक एम्प्लॉय जो है वो रिजाइन कर देता है विदाउट नोटिस, तो ऐसे टाइप ऑफ डिसमिसल को आप कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल बोलते हो, ठीक है। क्लियर है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल? जी जी। अब कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में भी आपने एक चीज याद रखनी है कि जो एम्प्लॉय है जो रिजाइन कर रहा है उसको क्विकली एक्ट करना है। He must act quickly for if एक मिनट he must act quickly for if he continues for any length of time without leaving, he will be regarded as having elected to affirm the contract and will lose his right to treat himself as discharged। अब इस वर्डिंग, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? देखें, इसमें वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर आपको हैरेस करता है, बुली करता है वर्क प्लेस में, आपके साथ वो अच्छा कंडक्ट उसका नहीं है, तो आपने जल्दी से जल्दी जो है रिजाइन करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 महीना हो गया, वो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, एम्प्लॉयर का वही आपके साथ एक्ट है, लेकिन स्टिल आप वो क्लेम को ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि एक तरह से आप अफर्मेशन दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट की कि यार मैं रेडी हूँ इस चीज से, ठीक है। तो ये एक तरह की इंडिकेशन देता है कि यार इसको अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल 4 महीने से आपको एम्प्लॉयर वो तंग कर रहा है, तो आपको 5वें महीने में जाके याद आई है कि आपने क्लेम करना है। अगर वो तंग कर रहा है तो आप पहले महीने में आपने उसको देखा वो तंग कर रहा है, तो दूसरे महीने में आप रिजाइन कर दो, ठीक है। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में आपने याद रखना है कि एम्प्लॉय जो है उसको क्विकली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जितना ज्यादा टाइम उधर रहेगा तो फिर ऐसे ही एजम्पशन जाएगी, ये प्रिजम्पशन जाएगी माइंड में, यही जाएगा कोर्ट के यार इसने कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से अफर्म किया हुआ है, क्योंकि ये कोई केस ब्रिंग फॉरवर्ड कर ही नहीं रहा, ठीक है। जो बंदा कंस्ट्रक्टिव, ये पॉइंट क्लियर है ये जो मैंने समझाया? जी जो बंदा कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस होता है तो वो एक्शन जो है वो रॉन्गफुल डिसमिसल का ब्रिंग अप करता है, ठीक है। ये जो रॉन्गफुल डिसमिसल का एक्शन ब्रिंग अप करता है, ये तो जस्ट एक टाइप है ना कि कंस्ट्रक्टिव डिसमिस हुआ, रिजाइन किया। जो सू वो करेगा वो रॉन्गफुल डिसमिसल के लिए करेगा, ठीक है। फिर उसको डैमेजेस वगैरह जो भी मिलेंगे वो मिलेंगे। क्लियर है? जी जी। अब आगे केस है। एक एम्प्लॉयर था, वो अपने एम्प्लॉय पे प्रेशर का डाला हुआ था, एक एयरलाइन पायलट था कि तुम रिस्क लो फ्लाइट पे, ठीक है। एम्प्लॉयर ने 3 दफा ऐसा किया, ठीक है। एम्प्लॉय ने हर दफा रिफ्यूज किया। एम्प्लॉय के रिफ्यूजल पे उसके ताल्लुकात खराब हो गए और उसने रिजाइन कर दिया। एक पायलट था, उसको उसकी मैनेजमेंट जो है वो कहती थी कि फ्लाइट के दौरान तुम एबनॉर्मल रिस्क लो, बार बार वो कहती थी, बार बार पायलट रिफ्यूज करता था, ताल्लुकात खराब हो गए, पायलट ने रिजाइन कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जो एम्प्लॉयर है उसका कॉन्डक्ट ठीक नहीं था, बल्कि सीरियस ब्रीच था। सीरियस ब्रीच था क्योंकि मतलब फ्लाइट में एक पायलट को कहना कि रिस्क लेना, इट्स अ सीरियस ब्रीच, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हुआ था वो बंदा जिसने रिजाइन किया था, तो वो रॉन्गफुल डिसमिसल का एक्शन क्लेम कर सकता है। रॉन्गफुल डिसमिसल का एक्शन क्लेम करने का ये मतलब होता है कि डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि रॉन्गफुल डिसमिसल का कंपनसेशन नहीं होती है ना, डैमेजेस या डैमेजेस वगैरह होगी, ये कंपनसेशन होती है मॉनिटरी। अनफेयर डिसमिसल की कोई और कंपनसेशन होती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे।
तो जो कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस होता है वो रॉन्गफुल डिसमिसल का क्लेम करता है एक्शन, ठीक है। तो इधर भी वही हुआ, कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हुआ है, एम्प्लॉयर का कंडक्ट इसका ठीक नहीं था, वो उसको रिस्क लेने के लिए कहता था, तो ये कंपनसेशन इसको आप प्रोवाइड करें। इसी तरह एक और केस है, एस हैड बीन एम्प्लॉयड टू डू वर्क ऑन द नाइट शिफ्ट, एस सिमंड जो था जिसने क्लेम किया था, एक कंपनी ने उसको हायर किया कि तुमने नाइट शिफ्ट पे काम करना है। जब उसके एम्प्लॉयर ने उसको फोर्स किया कि तुम जो है डे शिफ्ट पे काम करो, तो उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। कोर्ट में बात की तो कोर्ट ने भी कहा यस, उसने रिजाइन ठीक किया, वो कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हुआ था, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का कंडक्ट था कि जी वो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअली जब टर्म एक हुई भी थी कि नाइट शिफ्ट पे काम करना है, तो एम्प्लॉयर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम दिन के टाइम काम करो। एम्प्लॉयर जो है वो यूनिलैटरली का मतलब ये है कि अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की एक्सप्रेस टर्म को चेंज नहीं कर सकता। तो जो उसने अपने आप को रिजाइन करके कंस्ट्रक्टिव जो एक्शन ब्रिंग फॉरवर्ड किया उसने ठीक किया। दे रही है। जी जी। अब ये बहुत ही रिसेंट केस है, केविन केविन कीगन को आप जानते होंगे, बड़ा फुटबॉल को जो फॉलो करते हैं, फुटबॉल क्लब मैनेजर था बड़ा मशहूर। उसका न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड का क्लब है, ठीक है। उसका केस था, केस क्या था कि फुटबॉल क्लब मैनेजर था, उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। और क्लेम क्या किया कि वो कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हुआ था, कि कंडक्ट उनका ठीक नहीं था। उसने कहा ये कि जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्री हुआ था कि जो प्लेयर्स क्लब में आएंगे वो मेरी मर्जी से ही आएंगे, मेरा फाइनल से होगा, डिसीजन लेने में मेरा फाइनल से होगा, ठीक है। लेकिन क्लब ने क्या किया कि ऐसा प्लेयर हायर किया उसकी मर्जी के बगैर, उसकी विश के बगैर, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस टर्म कॉन्ट्रैक्ट की एक मेन टर्म तोड़ी है, तो इसीलिए उसने रिजाइन किया है। और उसने अपने आप उसने कहा कि मैं कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस्ड हूं, और उसने क्लेम किया 2 मिलियन का, 2 मिलियन का, और उसको 2 मिलियन पैसे मिले भी कोर्ट से, 2 मिलियन पाउंड्स मैनेजर को। ये क्लियर है। जी जी, बहुत अच्छी तरीके से। बाकी ये वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ऑस्ट्रियन फेलियर टू इन्वेस्टिगेट अ हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लेंट वाज हेल्ड टू बी कंडक्ट सफिशिएंट टू एंटाइटल द एम्प्लॉय टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड। हाँ, एक केस था इसमें, ये हुआ कि एम्प्लॉय ने कंप्लेन की, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस ठीक नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर था उसका, उसने उस पर वर्कआउट नहीं किया, उसने हेल्थ और सेफ्टी इन्वायरमेंट उसकी कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो इस एम्प्लॉय ने जो है अपने आप को रिजाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो वो कर सकते हैं, ठीक है। सफिशिएंट होगा, कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर एम्प्लॉयर का कंडक्ट ठीक नहीं है, और कंडक्ट ठीक में ये भी ठीक नहीं है में ये भी आ जाता है कि एम्प्लॉयर आपको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अगर एक एम्प्लॉय ने एक एम्प्लॉयर को कंप्लेन की कि आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से, और आपका एम्प्लॉयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा उस हवाले से, तो एम्प्लॉय रिजाइन कर सकता है और अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस ट्रीट कर सकता है। बाकी जो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिजाइन इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, अगर एम्प्लॉय जो है वो ब्रीच के इवेंट में रिजाइन नहीं करता, ही इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ब्रीच एंड वेव्ड एनी राइट्स, हाउएवर ही नीड नॉट टू रिजाइन इमीडिएटली एंड लेजिटिमेटली वेट अंटिल ही हैज फाउंड अनदर जॉब। तो पहली दो लाइनें तो वही हैं कि अगर तो एम्प्लॉयर कंडक्ट ठीक नहीं कर रहा, वो ब्रीच कर रहा है, और आप स्टिल जो है वो क्लेम ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं कर रहे, यानी कि आप स्टिल रिजाइन नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम वही एज्यूम करेंगे कि यार आपने कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म किया है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि एक मखसूस मुद्दत तक जो है ना आप रिजाइन ना दें, क्यों? ताकि आप उस मुद्दत तक कोई और जॉब भी तो आपको मिल जाए ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब में गए, 2 हफ्ते आपने वहां पर काम किया, आपके एम्प्लॉयर का कंडक्ट आपके साथ ठीक नहीं था, ठीक है। अब आपने या तो आप ये काम कर सकते थे कि यार रिजाइन कर दिया, ठीक है, और आपने कहा कि जी मैं कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस्ड हूँ, और आपने क्लेम कर दिया रॉन्गफुल डिसमिसल का कि मुझे कंपनसेशन दो, एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये होगा कि आप ये भी कर सकते हो कि 2 हफ्ते, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इंतजार कर लो कि और जगहों पे अप्लाई शप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि बैकअप ऑप्शन आपके पास हो। तो आप मतलब कोर्ट कहती है कि इतना टाइम आप ले सकते हैं। पहले तो कोर्ट ने यही कहा ना, कि एम्प्लॉयमेंट एक्ट ने यही कहा कि यार आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, फौरन रिजाइन करना है। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने एक एक्सेप्शन छोड़ दी कि हाँ इतना टाइम आप ले सकते हो कि यार चलो आपको जाहिर सी बात है जॉब छोड़ हो, तो 15 दिन या 20 दिन और ले लो, बाकी जगहों पे अप्लाई कर लो, ताकि किसी और जगह पे भी तुम्हारी जॉब हो जाए, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, और फिर तुम जो है ना अपने आप को रिजाइन कर दो, कंस्ट्रक्टिवली डिसमिस हो जाओ, और रॉन्गफुल डिसमिसल का क्लेम ब्रिंग फॉरवर्ड कर दो। सही है, क्लियर है ये पॉइंट? जी जी। सही है। बाकी फेयर रीजंस फॉर डिसमिसल मैंने आपको बता दिए कि ये फेयर रीजंस हैं, और अगर ये रीजंस हों भी, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयर को जो है वो रीजनेबली एक्ट करना है, ठीक है।
अभी वो रीजनेबलनेस क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब ये कि ये 5 रीजंस तो होंगी बिल्कुल, आप ये जस्टिफाइबल रीजंस है, लेकिन इन हालात में भी एम्प्लॉयर जो है जो निकाल रहा है उसको भी कुछ एक मखसूस जो है ना एक्ट या कंडक्ट उससे कोर्ट एक्सपेक्ट करती है, तो वो अगर वो करेगा और फिर इन रीजंस की वजह से निकालेगा तो फिर वो एक फेयर रीजन बनता है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे अभी आता है, बाकी उन्होंने कुछ रीजंस ये कुछ पॉइंट बताए हुए। कैन एम्प्लॉयर कैन ओनली रिलाई ऑन गिवन रीजन फॉर डिसमिसल वेर ही न्यू ऑफ इट एट द डेट ऑफ द डिसमिसल। अगर एम्प्लॉयर ने ये 5 रीजंस कोई भी दिए हैं, तो अगर डिसमिस जिस दिन उसने एम्प्लॉय को निकाला है, ठीक है, उस दिन तक उसको ये पता था कि यार ये रीजन है, फिर ही वो निकाल सकता है। उस दिन के बाद उसको अगर ये पता चला तो फिर वो नहीं निकाल सकता। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया। उसने फॉर एग्जांपल कहा कि जी इसका कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं है, केस चल रहा है। ये केस चल रहा है, एम्प्लॉय ने जाहिर सी बात है केस किया होगा कि मुझे अनफेयर डिसमिस किया गया है, एम्प्लॉयर प्रूव करेगा कि जी मैंने इसको फेयरली डिसमिस किया, अनफेयर डिसमिस नहीं किया। अब वो ये कह रहा है कि जो रीजन जिस वजह से एम्प्लॉयर ने डिसमिस किया है ना, वो डिसमिसल की डेट पे ही तक वैलिड है। उसके बाद अगर कोई ऐसी रीजन आ जाती है तो एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि देखो मैंने कहा था कि ये इस तरह का है तो इसको डिसमिस करो। मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को निकाल दिया, ठीक है, एम्प्लॉय को आपने निकाल दिया कि इसका कंडक्ट ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया, आज आपने निकाल दिया, आज 24 तारीख को। अब केस चल रहा है, 27 तारीख को 28 तारीख को वो बंदा जो है किसी चोरी या चकारी में पकड़ा गया। ठीक है, अब एम्प्लॉयर जो है ये नहीं कह सकता देखो मैंने कहा था इसका कंडक्ट ठीक नहीं है तो 27 तारीख को पकड़ा गया, नहीं। उसने जिस वजह से निकाला है वो उस वजह तक ही मखसूस होगा, और उस डेट से पहले पहले जो रीजन थी वहीं तक होगा। उसके बाद एम्प्लॉय जैसा मर्जी हो वो चीज वो नहीं पेश कर सकता, एम्प्लॉयर उस चीज पे रिलाई नहीं कर सकता। इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जी। ये आगे इसके हवाले से केस भी लिखे हुए। द एम्प्लॉयर डिसमिस द एम्प्लॉय एंड आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर्ड दैट द एम्प्लॉय हैड बीन गिल्टी ऑफ डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी वाज नॉट द रीजन फॉर द डिसमिसल। एम्प्लॉयर ने डिसमिस उसको पहले किया था, बाद में वो वही बात है गिल्टी ऑफ डिसऑनेस्टी हुआ। तो मतलब आप जो बाद वाली चीज है उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने डिसमिसल को फेयर प्रूव करना है तो जिस रीजन की वजह से आपने डिसमिस किया है उसी को प्रूव करें, उसके बाद जो हुआ वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, बाकी एक टेक्निकल मैनेजर था, वो एक अनप्रोवोक्ड असॉल्ट में उसने लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, ठीक है, और उसकी उसमें उसने हिस्सा लिया, ठीक है, कंपनी का फंक्शन था उसमें। तो एम्प्लॉयर ने उसको निकाल दिया, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक किया क्योंकि उसका कंडक्ट ठीक नहीं था। कि मेजर रीजन थी ना कि एक असॉल्ट का मतलब ये कि बुरी तरीके से मार पिटाई हुई जिसमें वो शामिल था। तो अगर तो वो शामिल था तो इसका मतलब ये है कि उसको अब अगर एम्प्लॉयर ने निकाला तो वो सही किया। ठीक है, an example of some other substantial reason justifying dismissal in the case of Singh versus London Country Bus Service, where an employee in the position of trust was convicted of criminal offense of dishonesty। यानी वो कह रहा है कि अदर सब्सटेंशियल रीजन जो मैंने लिखा है उसमें एक रीजन क्या हो सकती है, डिसऑनेस्टी। और उसने एक रियल लाइफ केस का रेफरेंस भी दिया हुआ, केस तो नहीं बताया हुआ कि इस केस में ये हुआ कि एम्प्लॉय जो था उस पे एम्प्लॉय ने ट्रस्ट किया हुआ था, लेकिन उसने डिसऑनेस्टी की, और डिसऑनेस्टी जो है वो उसने की तो ऑफ ड्यूटी की, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस ठहराया गया। तो इस सिचुएशन में आप डिसमिस कर सकते हो, फेयर रीजन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? जी जी। अब ऊपर मैंने बात की थी कि ये 5 रीजन है, फेयर रीजन है, यस इन रीजन की वजह से एम्प्लॉयर डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को भी इन रीजन की वजह से डिसमिस करने में भी रीजनेबली एक्ट करना चाहिए। अब वो रीजनेबलनेस क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर्स जो है वो रीजनेबलनेस को डिफाइन करते हैं। वेदर द रीजन गिवन वाज सफिशिएंटली सीरियस टू जस्टिफाई डिसमिसल, कि जो रीजन इसने अबव रीजंस दिए हैं, जैसे कैपेबिलिटी है कि बहुत ज्यादा ही वो इनकेपेबल था, क्या वो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा लैग कर रहा था, ठीक है, या मिसकंडक्ट उसका इतना ही बुरा था। तो पहली चीज तो ये देखनी है कि क्या जो एम्प्लॉयर ने रीजन दिया है कि वो क्या सफिशिएंटली सीरियस है। ठीक है, और दूसरी चीज ये देखनी है कि जब एम्प्लॉयर ने प्रोसीजर अडॉप्ट किया उसको निकालने का, ठीक है, तो क्या उस वक्त उसने रीजनेबली एक्ट किया या नहीं किया इन डिसीजन टू डिसमिस एंड इन द मैनर ऑफ डिसमिसल। ठीक है, कि इस प्रोसेस में क्या उसने रीजनेबली एक्ट किया या नहीं किया। तो दो चीजें जो है वो रीजनेबलनेस को जस्टिफाई करती है। नंबर वन, कि जिस वजह से एम्प्लॉयर ने निकाला क्या वो चीज सफिशिएंटली सीरियस थी। नंबर टू, क्या एम्प्लॉयर ने जो प्रोसेस को फॉलो किया डिसमिसल के, क्या वो रीजनेबल था या नहीं था। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसने आपको फर्दर समझाया है कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर जो था वो इनकेपेबल था,
इनकेपेबिलिटी में हमने कहा कि फेयर रीजन है कि आप उसको कर सकते हो डिसमिस। लेकिन एम्प्लॉयर को हम एज्यूम करेंगे द एम्प्लॉयर विल नॉर्मली नॉट एक्ट रीजनेबली। कोर्ट ये एज्यूम करती है कि एम्प्लॉयर ने रीजनेबली एक्ट नहीं किया होगा अनलेस ही गिव्स द एम्प्लॉय फेयर वार्निंग एंड एन अपॉर्चुनिटी टू मेंड हिज वेज एंड शोज ही कैन डू द जॉब। अब ये थोड़ा वर्डिंग में उसने कंफ्यूज किया हुआ है। इसमें कहने की बताना ये चाह रहा है कि अगर आपने इनकेपेबिलिटी की वजह से, क्या ये बंदा तो काम सही तरीके से कर नहीं रहा, इनकेपेबल है काम करने करने के लिए ना, तो आपने उसको डिसमिस करना है, तो आप डिसमिस कर सकते हो। लेकिन रीजनेबलनेस ये कहती है कि एम्प्लॉयर का पहले काम है कि डिसमिस करने से पहले एम्प्लॉय को क्या दो, एक वार्निंग दो पहले। ठीक है, वार्निंग दो कि यार तुम काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसे काम नहीं करते, तुम काम को सही करके करो। उसको वार्निंग दो, एक अपॉर्चुनिटी दो कि इंप्रूवमेंट की एक अपॉर्चुनिटी दो। यानी कि उसको यार थोड़ा टाइम दो। अगर वो इनकेपेबल आपको नजर आ रहा है, कहते काम ठीक से नहीं कर रहा है, इनकेपेबल है, तो पहले तुम वार्निंग दो उसे, ठीक है, और थोड़ा टाइम दो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, कि यार तुम अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। अगर फिर भी वो इनकेपेबल है तो फिर तुम निकाल दो। समझ आइए ये बात, पहला पॉइंट। जी जी। तो ये यही लिखा हुआ है कि जब आपने रीजंस डिसमिस करना है तो ये फेयर रीजंस है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने इन रीजंस होने के बावजूद भी अनरीजनेबली एक्ट किया हुआ है तो फिर भी ये अनफेयर रीजंस हो सकते हैं। तो फेयर रीजंस का भी होना चाहिए और एम्प्लॉयर का कंडक्ट भी जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, दो शर्तें। अब सेकंड उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर मिसकंडक्ट का केस है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर का पहले काम किया है कि वो जिस पे भी मिसकंडक्ट का केस हो एम्प्लॉय पे, वो कंप्लेंट को फुल्ली और फेयरली इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, और एम्प्लॉय की भी बात सुने। उस जो अपने डिफेंस में एक्सप्लेनेशन में कहना चाह रहा है वो भी बात सुने। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय पे कोई क्लेम क्या कहते हैं, कंप्लेंट करता है कि ये बंदा जो है ये मिसकंडक्ट कर रहा था, तो एम्प्लॉयर का ये काम नहीं है कि यार मिसकंडक्ट कर रहा है, फेयर रीजन है, निकाल दो, अनफेयर डिसमिस कर दो, ठीक है, नहीं। अगर उस पर कंप्लेन हुई है तो एम्प्लॉयर रीजनेबली एक्ट हम तभी एज्यूम करेंगे करेगा जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेन को फुली और फेयरली, ठीक है, और एम्प्लॉय की भी बात सुनेगा कि यार वो अपने डिफेंस में क्या कह रहा है। उसके बाद जो है ना एक फेयर फैसला होगा, फिर वो उसको निकालेगा। ये नहीं है कि किसी ने कंप्लेन की, आपने कहा मिसकंडक्ट है, फेयर रीजन है, निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद थर्ड है, इन केस ऑफ रिडंडेंसी, अगर आपने रिडंडेंट करना है किसी को, ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एम्प्लॉयर रीजनेबली एक्ट कब करेगा, जब वो प्रॉपरली पहले कम्युनिकेट करे, ठीक है, उस बंदे को कि जिसको रिडंडेंट करना है, या जो ट्रेड यूनियंस बने होते हैं, जो लेबर के यूनियंस बने होते हैं कंपनी में, उनसे पहले राब्ता करे, उनको बताए कि हम ऐसे कंपनी रिडंडेंट करने वाली है, ठीक है, और रीजनेबल स्टेप्स के थ्रू जो है ना वो रिडंडेंसी करे। वो रीजनेबल स्टेप्स क्या है, अभी हम रिडंडेंसी के टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। तो रिडंडेंट भी अगर आपने किसी को करना है, ठीक है, तो वो भी ऐसे नहीं है कि बस जिस मर्जी को चाहे कर दिया, नहीं, रीजनेबली आपने करना है, फेयर बेसिस की बेस पे रिडंडेंट करना है, और जो प्रोसीजर है वो भी फेयर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम रिडंडेंसी की ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। जी इसके बाद है इनएडमिसिबल रीजंस फॉर डिसमिसल, कि कौन से रीजन है फॉर डिसमिसल जो कि इनएडमिसिबल है। इनएडमिसिबल का मतलब क्या हो सकता है कि अनफेयर रीजन, इन बुनियाद पे जो है आप निकाल नहीं सकते किसी को, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? विक्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लेनेंट्स और विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर का मतलब ये है कि अगर कंपनी के अंदर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो वो जो बंदा मतलब सबको बताना चाह रहा है कि यार ये बंदा गलत है, करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं, जो मतलब ये रिवील कर रहा होता है चीजें। अगर आप उनको विक्टिमाइज कर रहे हो, जो कि कॉमन है पाकिस्तान में, जर्नलिस्ट को जो है, जो एक सूसी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, उनको विक्टिमाइज किया जाता है। तो अगर विक्टिमाइजेशन हो रही है, ठीक है, या आप थ्रेट कर रहे हो, तो ये एक अनफेयर रीजन होगा, ठीक है, डिसमिसल का, ठीक है। उसके बाद अगर एक बंदा जो है वो प्रेगनेंसी या कोई लीव्स लेना चाह रहे हैं, मेटर्निटी लीव्स या पेटर्निटी लीव्स, तो आप कहोगे जी ठीक है जी, तुम जाओ छुट्टियों पे, पक्की छुट्टी पे जाओ। ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, अनफेयर रीजन है। फिर आप जो है, अगर एक बंदा किसी लेबर मेंबरशिप में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है, तो इस बुनियाद पे भी आप निकाल नहीं सकते कि यार तुमने उस लेबर यूनियन में क्यों अपने मेंबरशिप ली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी चौथा पॉइंट वही है कि अगर वो एक स्टैचुरी जो राइट है लॉ की तरफ से उसको दिया गया है, पेटर्निटी लीव मेटर्निटी लीव, अगर उनको एक्सरसाइज कर रहा है तो आप उसको निकाल नहीं सकते जी। अगर आप उसकी एक पेटर्निटी लीव बनती है 1 महीने की या 2 महीने की, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है आप पक्की छुट्टी करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पांचवा, अगर आपने रिडंडेंसी के लिए उसकी अनफेयर सिलेक्शन की है, यानी कि फेयरली उसको आपने रिडंडेंट नहीं किया हुआ,
तो ये भी एक अनफेयर रीजन होगा डिसमिसल का। इन रीजंस की वजह से जो है आप डिसमिस नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयज को।